हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे। लेंस के ऊपर जितने भी अपने फॉर्मूले पढ़े थे उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज अपने नया टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? यदि अपने इसकी डेफिनेशन देखें तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं आपने। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शी पृष्ठों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम प्रिज्म कहलाता। ठीक है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरा पारदर्शी समांगी जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? प्रिज्म होता है। ठीक है, देखो कुछ ऐसे होता है प्रिज्म, इस प्रकार से। ये वो पृष्ठ है जो झुके हुए हैं कोण पर, ये एंगल। ठीक है, इस कोण पर झुके हुए हैं। यदि इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाओ आप तो इस प्रकार से बना सकते हो। इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इसकी। तो ये प्रिज्म होता है। ये जो पृष्ठ होते हैं, ये वाले जो पृष्ठ हैं, ठीक है, जैसे अपने आपको कॉपी है, जैसे आपकी ये वाले, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो पृष्ठ है समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं, ये वाले पृष्ठ। ठीक है, इन पृष्ठों से जो घिरा हुआ माध्यम होगा ये बीच का, वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पृष्ठ होंगे, ये वाले जो पृष्ठ होंगे, इन पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है अपने, ये क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और जिस कोण पे ये झुके होते हैं पृष्ठ, झुके होते हैं, उस कोण को कहते हैं अपने प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण होता है। क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। और जो नीचे वाला होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं अपने आधार। ये क्या होता है? आधार होता है। ये नीचे वाला जो बेस होता है इसका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो इस प्रकार से होता है प्रिज्म। तो क्या कहा आपने? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, ये दो समतल पृष्ठ, ठीक है, इनको अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इन्हीं पृष्ठों पे कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है या इससे निर्गत होती है। ठीक है, इन्हीं पृष्ठों पर क्या होती है? कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और इस पीछे वाले पर और इस पर आपतित नहीं होगी। ठीक है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ हैं इन पर प्रकाशीय किरण आपतित होते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं? अपने प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। मोस्टली अपने किस प्रकार से शो करते हैं इसको? आगे वाले पृष्ठ को शो करते हैं ओनली। इस प्रकार से शो करेंगे प्रिज्म को, ऐसे ए, बी और सी। ठीक है, और ये एंगल क्या है? प्रिज्म कोण है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? प्रिज्म कोण है ये। ठीक है, और ये वाले जो दो पृष्ठ है अपने, ये वाला पृष्ठ क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। और नीचे वाला क्या है? आधार। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रिज्म होता। ठीक है, तो प्रिज्म के बाद अपने प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसको स्टडी करते हैं कि प्रिज्म वो है प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार से होता है? देखो, ये मान लो आपके पास कोई प्रिज्म है। ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई क्या है? प्रिज्म। नाम दे देते हैं इसको ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, इस प्रकार से।
देखो जो साधारण प्रिज्म होता है, जो साधारण प्रिज्म होता है, सामान्य प्रिज्म, उसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये अपने साधारण प्रिज्म अपने पास ए बी सी, ठीक है। ये इसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है, और ये इसका क्या है? आधार है। आपने देखते हैं इस पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। मान लो कोई प्रकाशीय किरण है, वो इस पर आपतित हो रही है, यहाँ इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। इसको नाम दे दो पी क्यू, ठीक है। अब ये सघन माध्यम के अंदर जाएगी, ठीक है। बाहर तो कौन सा मीडियम है? विरल है, और इसके अंदर कौन सा है? सघन माध्यम है। अब जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाशीय किरण, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकाने के लिए सबसे पहले अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो ये जो पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर ये आपतित हुई है, इस पर आप लोग इस बिंदु पर, क्यू बिंदु पर 90 डिग्री का एक अभिलंब खींच दोगे। ये क्या है? इसका अभिलंब है, ठीक है। अब विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? ये झुक जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रकाशीय किरण थी, इस प्रकाशीय किरण को क्या बोलते हैं अपने? इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये कौन सी होती है? आपतित किरण। और ये जो प्रकाशीय किरण अंदर गई, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब प्रकाशीय किरण इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी, ठीक है, इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी, यानी कि कौन से मीडियम में जाएगी? सघन से विरल में जाएगी। अब सघन से विरल में जब जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो सबसे पहले इस बिंदु पर, मान लो ये आर पॉइंट है, इस बिंदु पर क्या बनाओगे? अभिलंब बनाओगे आप। तो अभिलंब बनाने के लिए इस पृष्ठ पर क्या करोगे? 90 डिग्री का आप क्या बना दोगे? कोण बना दोगे। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसको नाम दे दो आप लोग, एन है ये, मान लो एन डैश, ठीक है। अब अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो दूर हटेगी तो कैसे चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रकाशीय किरण है, इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण, या इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अपवर्तन होता है। इसमें जो प्रकाशीय किरण आपतित हुई है, ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण आई, ठीक है। और जो सघन माध्यम में जाती है वाली अपवर्तित किरण, ये इसके साथ अभिलंब के साथ बनाती है R1 अपवर्तन कोण, ठीक है। अब ये वाली प्रकाशीय किरण इस पृष्ठ के लिए कौन सी? आपतित किरण है। तो अभिलंब के साथ ही आपतन कोण इसको मान लेते हैं R1, तो ये मान लेते हैं अपने R2 है, ठीक है। ये क्या अपना R2 है। और जो प्रकाशीय किरण निर्गत हुई है, वो अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? निर्गत कोण E, ठीक है, निर्गत कोण E बनाती है। या अपने इसको एक काम करते हैं, इसको I1 से भी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं अपने I2 से, ठीक है। क्योंकि प्रकाशीय किरण चाहे इस पृष्ठ पर आपतित करवाओ, चाहे आप इस पृष्ठ पर आपतित करवाओ, हमने प्रकाशीय किरण यहां से आपतित करवाई है, आप लोग इधर से भी आपतित करवा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। I1 I2, तो P Q R इसको नाम क्या दे देंगे? अपने S दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिज्म के अंदर प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। पहले प्रकाशीय किरण पहले पृष्ठ AB पर आपतित होती है, ठीक है। आपतित होने के पश्चात ये विलंब की ओर क्या आती है? झुक जाती है, ठीक है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो विलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो ये अपनी कौन सी प्रकाशीय किरण हो जाएगी? निर्गत प्रकाशीय किरण हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाशीय किरणों का, प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब अपने प्रकाश के अपवर्तन के बाद अपने जो इसमें फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो है विचलन कोण का। विचलन कोण का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं अपने। विचलन कोण के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अपवर्तन समझ आ गया आपको, ठीक है। पहले विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुक गई, सघन से विरल में गई, अभिलंब से दूर हट गई। और ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये निर्गत किरण है, ठीक है। तो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं।
ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म कौन है? ये आधार 20, ठीक है। मान लो कोई प्रकाशीय किरण ये आपतित हो रही है, इस पर P Q बिंदु पर आपतित हो रही है, और Q बिंदु पर अपने क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे इस पृष्ठ पर। अब इस माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इस प्रकार से ये चली जाएगी, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर आपतित हुई है तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो पहले इस पर अभिलंब खींचा आपने, ठीक है, ये अभिलंब खींच दिया आपने, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। ये Q बिंदु है, ये R है, और ये अपना S बिंदु है, ठीक है। अब अभिलंब के साथ आपतित प्रकाशीय किरण कौन सा कोण बना रही है, आपतन कोण I बना रही है, ठीक है। और अपवर्तित प्रकाशीय किरण R1 बना रही है, और ये वाली R2 बना रही है, और निर्गत किरण E बना रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिज्म में अपने अपवर्तन पड़ा। अब अपने को विचलन कोण के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, विचलन कोण के लिए, या आप कह दो कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए। आगे न्यूनतम विचलन कोण भी निकालेंगे, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखो आप विचलन कोण क्या है, विचलन कोण कैसे निकालते हैं अपने, कि आपतित प्रकाशीय किरण और जो निर्गत प्रकाशीय किरण है उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, विचलन कोण। तो ये एंगल देखने के लिए क्या करते हैं अपने, जो आपतित प्रकाशीय किरण को इसको आगे बढ़ा देंगे अपन, आपतित प्रकाशीय किरण को ये बढ़ा दें, और निर्गत प्रकाशीय किरण को पीछे बढ़ा दें, ये इस प्रकार से निर्गत प्रकाशीय किरण को पीछे बढ़ा दिया। अब इन दोनों के बीच ये वाला जो एंगल बना है इसको बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। ये क्या होता है, विचलन कोण डेल्टा होता है। जिस बिंदु पर ये मिल रही है इसको नाम दे दो आप लोग T, इसको कुछ भी दे दो आप U दे दो, ठीक है। और यहाँ जहाँ विलंब मिले हैं इसको आप नाम दे दो O दे दो, ठीक है। और अभिलंब ये N1 N है, ये N डैश, ठीक है। तो ये अपना क्या है, विचलन कोण। अब आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि कौन से कोण कब बराबर होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए आप। तो इसमें देखो आप क्या करते हैं, आपने सबसे पहले ये वाला लेते हैं आप, चतुर्भुज, ये वाला, सॉरी ये वाला चतुर्भुज लेते हैं आप। कौन सा, AQOR, AQOR, ये वाला चतुर्भुज लिए, ठीक है। हम जानते हैं चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। तो इसमें देखेंगे अपने कोण A प्लस कोण Q प्लस, या इसको AQO लिख दो आप लोग, AQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORA, या ARO लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो। तो कितना एंगल होगा, 360, ठीक है। इसमें जिसकी वैल्यू पता हो रख दो आप लोग। कोण A तो प्रिज्म कोण है, A का ही पड़ा रहेगा, प्लस AQO, देखो आप AQO, इस पृष्ठ पर क्या है, अभिलंब है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, प्लस QOR, ये पता नहीं अपने को, QOR का QOR रख दो, और यहाँ ARO, ये भी अभिलंब है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। तो ये 90 हो जाएगा बराबर 360, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एंगल A प्लस एंगल QOR, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 बराबर 360, ठीक है। 180 उधर जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल QOR, 180 को उधर लेके जाओगे तो 360 माइनस 180, ठीक है। ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल A प्लस एंगल QOR
बराबर में 180। ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, बात समझाइए, आपको कुछ भी नहीं किया कि ये वाला चतुर्भुज था, आपने इस चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 किया, जिसकी वैल्यू 3 रखी और जो रिलेशन आया आपके पास समीकरण नंबर 1 हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना, अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना। तो त्रिभुज ले रहे हैं आपने, कौन सा? त्रिभुज QOR में, QOR में। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो सभी कोणों का योग करोगे आप इसमें, RQO कोण RQO प्लस QOR प्लस QRO बराबर कितना? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब जिसकी यहां वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। यहां देखो RQO कितना आपके पास? R1 है, R1 प्लस QOR पता नहीं आपको, QR को QR पड़ा रहेगा। ठीक है, प्लस QRO ये कितना है? R2 बराबर में 180। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दोगे? 2 दे। अब समीकरण 1 है वो भी 180 के इक्वल है, समीकरण 2 है वो भी किसके इक्वल है? 180 के। तो दोनों का कंपैरिजन कर दोगे। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एंगल ए प्लस एंगल QOR बराबर, इसको इक्वल रखोगे, यहां लिखते हैं अपने एंगल ए प्लस QOR बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस QOR से QOR क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो रिलेशन आपके पास आएगा एंगल ए बराबर एंगल R1 प्लस एंगल R2, या आप सीधे इसको ए बराबर R1 प्लस R2 लिख सकते हो। ये समीकरण आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, ये एक ही वैल्यू R1 और R2 की फॉर्म में आ गया आपके। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करते हैं? देखो आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल डेल्टा है ये क्या? एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण। तो त्रिभुज देखो आप लोग, त्रिभुज TQR में बाह्य कोण, हम जानते हैं त्रिभुज में बनने वाला जो बाह्य कोण होता है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के क्या रहता है? बराबर रहता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये बहुत बार पढ़ा आप लोगों ने। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाह्य कोण डेल्टा बराबर होगा किसके? ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, यानी कि कोण TQR प्लस कोण TRQ। अब TQR और TRQ की वैल्यू निकाल के पुट करनी है आपको यहां, ये डेल्टा। ठीक है, डेल्टा TQR कितना होगा? देखो TQR R1 की फॉर्म में निकाले, तो I और R1 की फॉर्म में निकाले। तो इसमें देखो ये वाला एंगल I है, तो वर्टिकल, ये दो रेखाएं काट रही हैं, ये वाला एंगल I तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा भी क्या होगा? I होगा। शीर्षामुख कोण अगर ये I है तो ये कोण भी क्या होगा? I होगा। अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करना आपको, पूरा कितना? I, इसमें से R1 को माइनस कर दो तो ये कितना आएगा? I माइनस R1। सिमिलरली ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा? इस पूरे कोण के। ये प्रकाशीय किरण और ये वाला अभिलंब एक बिंदु पर काट रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, E होगा तो ये पूरा E होगा। आपको ये वाला एंगल निकालना, तो इसके लिए देखो ये वाला एंगल कितना? R2। ठीक है, तो इस पूरे एंगल E में से R2 को माइनस करो तो E माइनस R2 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? E माइनस R2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगी? I माइनस R1 और इसकी E माइनस R2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा कितना आएगा?
एंगल आई प्लस एंगल ई, R1 और R2 को अलग अलग लिखते हैं अपने साथ साथ में, R1 प्लस एंगल R2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 से देखो R1 और R2 की वैल्यू क्या है, A है। समीकरण 3 से देखो बाय 3, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, विचलन कोण। विचलन कोण आपके पास आ जाएगा I प्लस एंगल E माइनस एंगल E, ये आपके पास विचलन कोण आता है, डेविएशन एंगल। ठीक है, ये डेल्टा। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा विचलन कोण डेल्टा। देखो मेनली जो कहानी है वो है यहां न्यूनतम विचलन कोण की, मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण की कहानी। तो आपको निकालना न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी कि कम से कम डेल्टा कितना होगा। ठीक है, कम से कम डेल्टा कितना होगा वो फाइंड करना आप। ठीक है, तो ये आपने डेल्टा निकाल लिया, इस इतने को नोट करोगे, फिर अपने न्यूनतम विचलन कोण को देखते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो प्रिज्म कर रहे हैं अपने, ये आपके प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे अपने इसका। ठीक है, और ये डेरिवेशन अपनी थ्योरी के अंदर भी है। ठीक है, तो ये अपना डेरिवेशन है, इसको नोट कर लोगे आप। इसके बाद न्यूनतम विचलन कोण देखते हैं अपने, मिनिमम डेविएशन। समीकरण नंबर दे दोगे इसको 4। ठीक है, समीकरण 4 दे दो। इसको I1 I2 भी लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे, डेल्टा बराबर एंगल I1 प्लस एंगल I2, कुछ भी लिख सकते हो एंगल। ठीक है, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। देखो न्यूनतम विचलन कोण क्या हो, न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में देखो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो क्या था, डेल्टा बराबर I1 प्लस एंगल I2 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब यहां देखो अगर आप लोग इसमें अगर अपने प्रैक्टिकली देखेंगे कि जैसे जैसे अपने आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझाइए आप कि जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण कम होता जाएगा। ठीक है, इसको आप एक ग्राफ से समझ सकते हो। यदि आप अलग अलग आपतन कोण और डेल्टा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचते हो तो वो कैसा मिलता है आपको, ग्राफ से समझो आप। अगर इन दोनों में अगर आप लोग ग्राफ खींचते हो, ये मान लो इंसिडेंट एंगल है इधर और इधर डेविएट एंगल है। ठीक है, विचलन कोण, और आई की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाते हो तो डेल्टा में क्या वेरिएशन आता है, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये मान लो कोई भी वैल्यू ले रहे हो आप, इधर 0 है, 20 है, 30 है। ठीक है, 5 का डिफरेंस ले लो चाहे आप। ठीक है, 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, 35 एक्सेट्रा, 5, 10, 15, 30, 35 एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से है आपके पास कि ये विचलन कोण है और ये आपतन कोण। ठीक है, ये अलग अलग कोण लेकर के आप लोग अगर इसमें ग्राफ खींचते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता। अब इसमें देखो जैसे जैसे आप लोग आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो 0, 5, 10, वैसे वैसे डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैसे वैसे डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आई बढ़ाते जा रहे हो, आई आप लोग बढ़ाते जा रहे हो, आई बढ़ाने से डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेल्टा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आपतन कोण की एक ऐसी वैल्यू आएगी, आपतन कोण की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बाद यदि आप इसको बढ़ाओगे आपतन कोण को तो डेल्टा का मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एक वैल्यू पर, आपतन कोण की एक वैल्यू से ज़्यादा यदि आप इसको करते हो आपतन कोण को, उसके बाद डेल्टा क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। यानी कि इसके बाद डेल्टा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, इस वैल्यू पे। ठीक है, देखो डेल्टा का मान आपतन कोण बढ़ाया था, डेल्टा का मान कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। सबसे कम वैल्यू यहां आई, सबसे कम वैल्यू डेल्टा की यहां आई।
यहां सबसे कम वैल्यू आई। इसका मतलब ये क्या है, अपना डेल्टा एम है। इस बिंदु पर क्या है, डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन। अब इसके बाद यदि आप आई को बढ़ाते हो तो डेल्टा फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं अपने, डेल्टा एम या न्यूनतम विचलन बोलते हैं। ठीक, तो न्यूनतम विचलन देखने के लिए अपने क्या करते हैं, आपतन कोण और डेल्टा के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है अपने को। ठीक है, इसमें देखते हैं कि यदि आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एक निश्चित या विशेष मान के बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर डेल्टा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपतन कोण का वह मान या विचलन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके बाद डेल्टा बढ़ने लगता, वहां जो अपना विचलन कोण होगा उसको क्या बोलते हैं अपने, न्यूनतम विचलन बोलते हैं। ये क्या है, न्यूनतम विचलन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन। तो ये होता है मिनिमम डेविएशन। अब न्यूनतम विचलन आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। बात ध्यान दोगे, आपके पास कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं आएगा कि आपके पास न्यूनतम विचलन कई बिंदु आ गए, सिर्फ एक वैल्यू पर ही न्यूनतम विचलन होगा। ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू पर नहीं होगा, सिर्फ पीक पे एक ही वैल्यू होगी नीचे। ठीक है, इसी पर ही मिनिमम डेविएशन होगा। तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस प्रकार से। परवलय भी नहीं होगा ये। ठीक है, एक तरफ से थोड़ा कम होगा, एक तरफ से ज्यादा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ आएगा, नीचे एक ही पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा होगा। ठीक है, विचलन कोण एक ही होगा, डेल्टा एम अपने पास। ठीक है, तो ये होता है विचलन कोण। ठीक है, तो अपने इसमें कह सकते हैं यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता। ठीक है, और एक आपतन कोण के विशेष मान पर, इस मान से आपतन कोण को बढ़ाने पर उसके बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। उस विशेष मान के संगत जो विचलन कोण होता है, इसके जो संगत विचलन कोण होगा, ये यहां मान लो कहीं भी, इसके संगत जो विचलन कोण होगा वही क्या कहलाएगा, अपना न्यूनतम विचलन कहलाएगा, मिनिमम डेविएशन कहलाएगा, यानी कि सबसे कम विचलन। जैसे 30 डिग्री मान लो, या 30 डिग्री न्यूनतम विचलन हो गया। ठीक, तो ये होता है न्यूनतम विचलन। इस प्रकार से कि आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन बढ़ता है। ठीक है, बढ़ाने पर बढ़ाते जाते हैं, एक मान पर विचलन मान में क्या आती है, सॉरी, आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। एक विशेष मान के बाद विचलन कोण क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उस विशेष मान के, आपतन कोण के उस विशेष मान के संगत जो विचलन कोण होगा वो उसका क्या होगा, न्यूनतम विचलन होगा। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम डेविएशन। अब इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपने। इससे पहले अपने न्यूनतम विचलन की कंडीशंस देखते हैं, शर्तें कह सकते हो, न्यूनतम विचलन की शर्तें। न्यूनतम विचलन की शर्तें क्या होंगी, जैसे मान लो ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे की और ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो डेल्टा, ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल मान लो बन रहा आई, और ये बन रहा ई। ठीक है, जब न्यूनतम विचलन होगा उस कंडीशन में ई है वो बराबर होगा ई के, सॉरी आई है वो बराबर होगा किसके, ई के। कारण क्योंकि हम जानते हैं एक ही वैल्यू पे क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, एक से अधिक वैल्यू पे नहीं। ठीक है, एक ही वैल्यू पे। देखो, प्रकाशीय किरण उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, रिवर्सिबल प्रिंसिपल से क्या होगा, मान लो आप प्रकाशीय किरण इधर से आपतित करवा रहे हो तो इधर आई एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और उधर प्रकाशीय किरण की ये 30 डिग्री बन रहा। ठीक है, ये प्रकाशीय किरण इधर से भी आपतित करवाओगे, ठीक है, तो इधर ये निर्गत किरण हो जाएगी, ये 30 तो ये भी 30। बात समझाई। मान लो आपने इधर से प्रकाशीय किरण आपतित करवाई और आपके पास न्यूनतम विचलन बना, मान लो ये 45 डिग्री बन गया, आप ये एंगल अपना 45 डिग्री मान लेते हैं एक बार अपने, वैसे बराबर होता है। अब इसके बाद मान लो यहां से 45 पर ही आपतित करवाई आपने, तो आपने देखा कि डेविएशन है वो सेम नहीं होगा, विचलन सेम नहीं होगा। 30 डिग्री पर करोगे आप अगर इसको, तो वो डेविएशन क्या होगा, इसका सेम होगा, ये डेल्टा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर आप इस 30 पर ही आपतित करवाओगे तभी ये डेल्टा सेम आएगा, विचलन कोण न्यूनतम। ठीक है, वरना चेंज हो जाएगा। 45 पे इंसिडेंट करवाओगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप इंसिडेंट 30 पे करवा रहे हो, आपतित करवा रहे हो, तो इधर से भी 30 पर आपतित होगी। अगर 30 पर आपतित हुई है, 30 से निर्गत होगी। अगर अपने इसको इधर से देखेंगे, ये 30 पर आपतित हो रही है और 30 से ही बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी ये न्यूनतम विचलन
की वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है ना। इस कारण आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी शर्त, अगर ये बराबर है तो R1 है वो R2 के क्या होगा, बराबर होगा। R1 भी R2 के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपली जानते हो आप, जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई ऐसे की ऐसे निकली, ये अभिलंब, ये भी, ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है, ये मान लो 20 बना रही है। हम जानते हैं इसमें आपतन कोण 30 डिग्री है तो निर्गत कोण भी कितना होगा, 30। रिवर्सिबल प्रोसेस से यदि आप देखोगे, अगर इधर से आपतित करवाएं तो 30 डिग्री, इस पृष्ठ पर ये यहाँ से कितना होगा, फिर 20 होगा, क्योंकि इसके लिए 20 है। तो R1 R2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे इसके, ठीक है। तो दूसरी शर्त कि R1 R2 भी इसके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और नंबर 2 यदि आप देखो तो वो ये है कि जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण कौन सी है, QR, वो आधार के क्या रहेगी, समांतर रहेगी, आधार के क्या रहेगी, समांतर रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये दो मेनली शर्तें हैं न्यूनतम विचलन की। जब भी मिनिमम डेविएशन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और जो अपवर्तित किरण है वो आधार के क्या रहेगी, समांतर रहेगी, ठीक है। तो ये जो है वो मेनली कंडीशंस है न्यूनतम विचलन के लिए, ठीक है। तो अपने यदि न्यूनतम विचलन निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे। यहां से न्यूनतम विचलन की शर्तें क्या है, ये वाली हैं, ठीक है। या आप यहां से ये भी लिख सकते हो I1 बराबर I2 बराबर I, ठीक है, क्योंकि ये I1 है, ये I2 है, तीनों को I मान लेते हैं अपन। अब यहां देखो आप लोग, अपने पास जो समीकरण ये थी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अपन, ठीक है। इस समीकरण को क्या दिया था अपने, 4 का एक समीकरण और आई थी अपने पास, एक एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर एंगल A, ठीक है, ये भी आया था। अब यहां से अपने दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहां से देखो आप, R1 बराबर R2 के, न्यूनतम विचलन की शर्त क्या है, न्यूनतम विचलन की कंडीशन देखें अपने। इसमें न्यूनतम विचलन में क्या होता है, I बराबर होता है E के, ठीक है। या आप इसमें ये I1 है, ये I2 है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, I1 बराबर I2 बराबर I भी लिख सकते हो। और इसमें R1 बराबर होता है किसके, R2 के, या दोनों को R एंगल लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि दोनों एक ही एंगल होते हैं, R1 R2 और I और E, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यदि आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस फॉर्मूले में R प्लस R बराबर A, R और R कितना, 2R, और ये A एंगल, ठीक है। R की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, A/2, ये एंगल आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 से देखो आप, समीकरण 4 से, इसमें वैल्यू पुट करो, बाय 4, समीकरण 4 से डेल्टा बराबर I1 और I2 है, तो क्या हो जाएगा, I प्लस I हो जाएगा। न्यूनतम विचलन की कंडीशन में दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, माइनस का A, ठीक है। तो यहां से I की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो क्या आएगी, डेल्टा बराबर 2I, I और I2I, माइनस का A, माइनस से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2I डेल्टा प्लस A। यहां से I निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा प्लस A/2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यहां डेल्टा M लगाओगे आप, न्यूनतम विचलन की कंडीशन है, ध्यान दोगे, इसकी कंडीशन है न्यूनतम विचलन की कंडीशन। अब आपको क्या करना है, स्नेल का नियम लगाना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा, हम जानते हैं म्यू क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R, क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R। अब यदि I और R बहुत ही अल्प है, I व R क्या है, अति अल्प है, बहुत ही कम है, तो साइन I को क्या लिख सकते हो आप लोग, I लिख सकते हो, और साइन R को क्या लिख सकते हो आप, नियर अबाउट R लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां यदि I और R की वैल्यू रखो तो क्या आएगा, म्यू बराबर साइन
इसको आई अपॉन में आर लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन आई को आई लिख दिया और साइन आर को आर लिख दिया। आई की वैल्यू रखो यहाँ, म्यू बराबर आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, और आर की वैल्यू कितनी है, ए बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा एम फाइंड करना आप, न्यूनतम विचलन। तो डेल्टा एम क्या होगा, यहाँ से म्यू बराबर आया आपके पास डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में, इस ए को इधर लेके जाओगे तो म्यू है, बराबर डेल्टा एम प्लस ए। डेल्टा एम फाइंड करना है, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। कॉमन क्या आ रहा है यहां से, डेल्टा एम बराबर म्यू, सॉरी ए कॉमन लोगे, म्यू माइनस 1। ये अपने पास आ जाएगा न्यूनतम विचलन। बात समझाई आप। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन निकालना, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, ध्यान रखना आपको सबसे पहले मेन डायग्राम है इसका, डायग्राम आपको समझाना चाहिए, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनाया आपने, ठीक है। तो उससे डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम विचलन देखना होता है आप, मिनिमम डेविएशन। और उसके लिए अपने क्या किया, डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ खींच दिया। ग्राफ खींचा तो कुछ आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपतन कोण के संगत डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। पहले यदि आप लोग आई को बढ़ाते हो तो डेल्टा कम होता जाता है, एक विशेष मान पर डेल्टा का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। और जिस विशेष मान पर बढ़ने लगता है उसके संगत जो डेल्टा का मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम विचलन होता है, ठीक है। इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। अब न्यूनतम विचलन की कंडीशन क्या रहती है, उसमें आपतन कोण और निर्गत कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और इसके अलावा आई और ई के बराबर है तो R1 बराबर होगा किसके, R2 के। और दूसरी कंडीशन, जो अपवर्तित किरण है वो आधार के क्या रहती है, समांतर रहती है। तो ये दो शर्तें ध्यान रखनी है। इन्हीं शर्तों को आप लोग जो पहले इक्वेशन निकालनी है उस पर अप्लाई करना है और डेल्टा एम की वैल्यू निकालना। सबसे पहली इक्वेशन अपने पास थी R1 प्लस R2 बराबर है। इसमें अपने R1 R2 बराबर ए को R मान लिए पूरे को, ठीक है। तो R प्लस R कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। और यहां से R हो, R कितना, 2R, R की वैल्यू निकाली, ए बटे 2। अब समीकरण नंबर 4 ये आई थी अपने पास डेल्टा के फॉर्म में, ठीक है। I1 प्लस I2, ठीक है, इसको I1 और इसको I2 लिख सकते हो, ठीक है। I1 प्लस I2 और I1 बराबर I2, इसको पूरे को क्या मान लिया आपने, I मान लिया। जैसी वैल्यू रखोगे तो डेल्टा की जगह तो डेल्टा एम रखोगे क्योंकि न्यूनतम विचलन की कंडीशन है। I प्लस I माइनस का ए हो जाएगा। और यहाँ पूरे से आप लोग I की वैल्यू निकालोगे कितना है, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में 2 आ जाए। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। हम जानते हैं जब आई और आर क्या हो, अति अल्प, ठीक है, उस कंडीशन में साइन आई को आई लिख सकते हो, साइन आर को आर लिख सकते हो। तो जैसे ही आप वैल्यू लिखोगे आई अपॉन में आर हो जाएगा। आई की वैल्यू पुट करोगे आप कितने, ये रही, और आर की वैल्यू पुट करोगे ये। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा एम आ जाएगा, ठीक है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि डेल्टा एम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए म्यू माइनस 1 आए, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिज्म से न्यूनतम विचलन निकालते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप लोग लेक्चर लगाने के बाद करके देखोगे। देखो अगर आप लोग करके नहीं देखोगे तो आपको नहीं होगा, ठीक है ना। अगर करके नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा, अगर समझने के बाद जस्ट बात करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन निकालते हैं। करने वाले कारक क्या है, डेल्टा एम को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिव फैक्टर जो है डेल्टा के विचलन कोण के, वो कौन से हैं। इसमें देखो कि पहली बात तो ये देख चुके अपने कि डेल्टा की वैल्यू, आई की वैल्यू यदि अपन क्या करते हैं, आपतन कोण पर निर्भर करता है। नंबर एक तो ये आपतन कोण पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अभी देखा आप लोगों ने ग्राफ से कि आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब आई की वैल्यू को फिर और बढ़ा दिया, एक वैल्यू पर ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, आपतन कोण पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, प्रिज्म कोण पे डिपेंड करता है, प्रिज्म कोण पे भी डिपेंड करता है। प्रिज्म कोण को यदि आप लोग क्या करोगे, बढ़ाओगे, ए को यदि आप बढ़ाओगे, प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि ए को यदि आप लोग बढ़ाओगे तो डेल्टा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि ए को आप लोग कम करोगे तो डेल्टा क्या होगा, कम। ठीक है। तीसरी बात, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि आप लोग म्यू को बढ़ाओगे तो डेल्टा बढ़ेगा, म्यू को कम करोगे तो डेल्टा कम हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। और जैसे देखो आप नंबर 4, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य से भी रिलेट है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो म्यू और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, ये होता है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है। इसी प्रकार देखो इसके भी क्या होगा, डेल्टा के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यदि आप लोग वेवलेंथ बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा, कम होगा, म्यू कम होगा तो डेल्टा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर आप लोग लैम्डा को कम करोगे तो म्यू बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, डेल्टा भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको इफेक्टिव फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये था अपना प्रिज्म से अपवर्तन, उम्मीद आपको समझ आया होगा। कल अपने नया टॉपिक लेके चलेंगे। थैंक यू।